हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज हम लोग बात करने वाले 11th कॉमर्स के अंदर जीएसईबी के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ था टर्म्स के बारे में। चैप्टर नंबर 1 अकाउंटेंसी के अंदर ये जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2। और आज हम लोग कुछ नई टर्म्स देखने वाले हैं। कौन कौन सी टर्म्स है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, वापस से थोड़ा बहुत रिकलेक्ट कर लेते हैं। हमने क्या बोला, मैंने आप लोगों से ये बोला हुआ था ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। ओनर जब भी बिजनेस चालू करता है तो कुछ चीज़ें वो लेके आता है जिसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल, कुछ चीज़ें वो लेके जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। और इन दोनों के अंदर मैंने बात की हुई थी कि वो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। वो कैश हो सकता है, गुड्स हो सकता है और एसेट हो सकता है। तो ये हमने बातचीत की हुई थी आप लोगों के साथ। अगर ये लेक्चर नहीं देखा हुआ, ये आगे वाला वीडियो नहीं देखा हुआ तो पार्ट 1 पहले देख के आओ, फिर पार्ट 2 में आओ तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे गुड्स और एसेट के बारे में। देखो कैश क्या है वो हम सबको पता है, गुड्स और एसेट। सर ये गुड्स किसे कहते हैं, एसेट किसे कहते हैं, इसमें बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से बहुत ही बारीकी से आप देखो तो कुछ चीज़ें गुड्स भी है और वही चीज़ किसी लोगों के लिए वो एसेट भी होती है। आप बोल रहे हो सर क्या बोल रहे हो, सर समझ में ही नहीं आ रहा। आप बोल रहे हो वो गुड्स भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है। ऐसे कैसे चलेगा? मान लो एजम्पशन करते एक स्टेशनरी वाले की दुकान है। वो स्टेशनरी वाला बंदा जो ना बुक्स रख रहा है, नोटबुकें रख रहा है, पेन रख रहा है, उसने चॉकलेट्स भी रखी हुई है, तो बहुत सारी चॉकलेट्स रखी हुई है, उसने कोल्ड ड्रिंक्स भी रखी हुई है। अब एक दिन वो दुकान में आया, दुकान में आके उसने देखा अच्छा भाई उसके पास जो कोल्ड ड्रिंक थी तो पेप्सी थी, कोको कोला कम हो चुकी थी, कोको कोला की एक ही बोतल बाकी थी। तो उसने फटाफट से कोको कोला के मालिक को फ़ोन किया। मालिक मतलब जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होगा उससे फ़ोन किया होगा। भाई सेल्स वाले बंदे को बोला यार मेरे वहाँ पे कोको कोला ख़त्म होने आई है, फटाफट से 20 कोको कोला की बोतलें भेज दे। अब वो फटाफट वो सेल्स वाला बंदा जो है दोपहर तक आके 20 कोको कोला की बोतल देके गया। अब मुझे ये बताओ ये जो कोको कोला की बोतल उसने खरीदी वो क्यों खरीदी? आप बोलोगे सर बेचने के लिए खरीदी। सिंपल सी बात है, वो पीने तो नहीं वाला था, 20 तो एक साथ नहीं पीने वाला था एटलीस्ट। हाँ सर वो तो दुकान में रखेगा, कोई कस्टमर आएगा तो उसे वो दे देगा, सीधी सी बात है। तो जो चीज़ आप खरीद रहे हो, पर्पस है जिसका बेचना, जिस चीज़ को आप खरीद रहे हो, जिसको आगे जाके आप बेचने वाले हो और उससे कुछ पैसा कमाने वाले हो, उसे बोला जाता है गुड्स। उससे क्या बोला जाता है, गुड्स। अब आप में से कई सारे स्मार्ट लोग होंगे, वो बोले सर अगर वो हम लोग नुकसान ही करें तो मतलब मैंने 10 रुपए में कोको कोला खरीदी और मैं 9 रुपए में बेच रहा हूँ तो क्या वो गुड्स होंगे? हाँ, क्योंकि आपने खरीदा था कौन सी भावना से, बेचने के लिए। हाँ उसका एंड रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, पर अभी के लिए हमारे लिए गुड्स क्या होता है? गुड्स वो चीज़ होती है जो हम खरीदते हैं बेचने के लिए। ये क्लियर? तो सर एसेट क्या होती है? अब समझो उसके पास नोटबुक भी बहुत कम हो चुकी थी तो उसने फ़ोन किया नवनीत वाले को, भी नवनीत वाले को बोला भाई हमें नोटबुकें भेज दे। उसने नोटबुकें आ गई उसके वहाँ पे। तो जैसे नोटबुक आ जाती है तो नोटबुक भी उसने खरीदी, क्यों खरीदी? बेचने के लिए। तो नोटबुक भी उसके लिए गुड्स। अब क्योंकि उससे जो बोतल थी वो लोग मांग रहे थे ठंडी बोतल दो हमें यार, वो कोको कोला या पेप्सी हमें ठंडी पीनी है। तो उसने बोला ठीक है भाई मैं ऐसा करता हूँ एक फ्रिज खरीद लेता हूँ। तो उसने एक गोदरेज का फ्रिज खरीद लिया। अब ये फ्रिज उसके लिए क्या है? फ्रिज वो बेचने के लिए। तो आप देखो उसकी दुकान पे जाके ऐसा तो कोल्ड ड्रिंक निकाल दे, फ्रिज दे दे। अब फ्रिज खरीदने वहां पे तो नहीं जाते। उसने फ्रिज खरीदा तो खरीदा क्यों? आप बोलो से यूज करने के लिए। यस, तो जो चीज आप यूज कर रहे हो उसे बोला जाता है एसेट। अभी के लिए हम लोग ये याद रख लेते, फिर मैं एसेट की डेफिनेशन के ऊपर और जाऊंगा। तो जो चीज़ सर अगर हम लोग को यहाँ पे क्लियर हो रही है कि सर जो चीज़ हम खरीदे बेचने के लिए वो गुड्स, जो चीज़ खरीदे हम लोग यूज़ करने के लिए वो एसेट। सीधी सी बात है। मान लो यहाँ पे ये मेरे पीछे जो डिजिटल पैनल है वो मेरे लिए क्या है? आप बोलोगे फटाफट से कमेंट करके बताओ ये मेरे लिए क्या है, ये जो डिजिटल पैनल है वो मेरे लिए क्या है? यस फटाफट कमेंट करो। हाँ आपने बोला यस एसेट है। क्यों एसेट? एसेट है क्योंकि इसको मैं बेच नहीं रहा हूँ। आप एडमिशन लोगे अगर मेरे पास तो मैं ये बेचने वाला थोड़ी हाँ एक डिजिटल पैनल फ्री, ऐसा नहीं। ये मैंने खरीदा यूज करने के लिए। पर वही चीज ये डिजिटल पैनल जिस कंपनी का होगा उसके लिए ये डिजिटल पैनल क्या है? फटाफट से क्या है? यस गुड्स। तो वो क्या बन जाते? गुड्स बन जाते। समझ में आए बात? तो कोई चीज ये मेरे लिए जैसे एसेट है वो किसी कंपनी के लिए वो गुड्स भी हो सकते हैं। तो ये इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। अब बात करते हैं सर गुड्स हम लोग समझिए। तो मैंने यहाँ पे बोला ये कोक की बोतल है, ये सारी की सारी क्या है? कोक की बोतल है, तो वो गुड्स होते हैं। ये मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप जो है वो मेरे लिए क्या है?
एसेट है, ये फ्रिज है तो फ्रिज उसके लिए क्या है, एसेट है। तो ये सारी चीजें समझनी है। और गोदरेज कंपनी के लिए फ्रिज क्या होगा, गुड्स होगा, क्लियर डन, क्योंकि वो बेच रहे हैं। तो ये चीज हम लोग को दिमाग में डालनी थी। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं तो गुड्स का मतलब क्या होता है, तो गुड्स का मतलब एक सिंपल सा होता है, द आइटम इन विच द ट्रेडर मतलब बिजनेसमैन इज ट्रेडिंग। देखो जितनी डेफिनेशन छोटी होगी उतना आप समझ पाओगे। इसको ज्यादा एलोबरेट करके कंफ्यूज नहीं करना है। मैंने बहुत सिंपल सी भाषा के अंदर बोला, द आइटम्स मतलब कोई भी चीज वस्तु जिसके अंदर ट्रेडर मतलब जो जिसका पैसा है खरीदना और बेचना, जिसका काम क्या है खरीदना और बेचना। तो ट्रेडर से समझ इस ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग इंक्लूड्स टू थिंग्स, एक हो जाता है परचेज और दूसरा हो जाता है सेल्स। मैं चाहता तो ये भी लिख सकता था आइटम इन विच द ट्रेडर इज परचेजिंग एंड सेलिंग द गुड्स, पर ये लंबी हो जाए, उससे अच्छा मैंने एक और कम कर दिया। तो देखो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है आपके दिमाग के अंदर और जब आप आंसर लिख रहे हो तब। तो मैंने यहाँ पे गुड्स क्या होता है वो क्लियर हो गया आप लोगों को, फटाफट से क्लियर हो चुका है। तो नीचे क्लियर लिख दो, ओके लिख दो, डन लिख दो, जो लिखना है लिखो फटाफट। चलो द आइटम इन विच द ट्रेडर इज ट्रेडिंग इज कॉल्ड गुड्स, और उसके अंदर दो चीजें आ जाती है, परचेज और सेल्स। कहानी में ट्विस्ट ये आता है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्स। तो आप बोलोगे सर इतना बेसिक सा क्वेश्चन आप हमें पूछ रहे हो, मतलब हमें अब डाउट आ रहा है सर ये वीडियो को आगे देखे या ना देखे, परचेज और सेल्स हमें नहीं पता होगा, नहीं पता होगा, पर मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है। आप बोलोगे सर खरीदना, परचेज, बेचना, सेल्स, ये तो ट्रांसलेशन हुआ। अब मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परचेज। तो आप बोलोगे द गुड्स परचेज इज कॉल्ड परचेज। परचेज की डेफिनेशन में आप परचेज कैसे गुड्स डाल सकते हो, इसको थोड़ा और समझते हैं। देखो परचेज का मतलब ये होता है भाई, यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप जो बोल रहे हो खरीदना, खरीदने में होता क्या है, अगर मान लो मैं ये चीज खरीद के लेके आऊँ और इसको बेचना है, मेरा काम ये है, मैं मोबाइल वाला हूँ, तो मैं जब ये खरीद रहा हूँ दैट मीन्स द गुड्स, ये गुड्स रिसीव्ड बाय ट्रेडर, पैसा दिया होगा मैंने इसका, तो पैसा जब दे रहा हूँ तो गुड्स रिसीव्ड बाय ट्रेडर ऑन कैश। या तो फिर मैंने उसे बोला भाई पैसा है ना 10 दिन में दे दूंगा मैं तुझे, तो ये हो चुका ऑन क्रेडिट। द गुड्स रिसीव्ड बाय ट्रेडर ऑन कैश और ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड परचेज। समझ में आई बात। तो सेल्स क्या होता है, देखो सेल्स का मतलब है, फोन तो आ गया मेरे पास, अब मैं इसको बेचना, सोल्ड आप बोलोगे, तो ये सारी चीजें तो सिनोनिम्स बन जाती है, या तो आप इंग्लिश ग्रामर के साथ कुछ खेल रहे हो। मुझे ये सारी चीजें नहीं आती, मैं एक सिंपल सी बात, द गुड्स गिवन बाय ट्रेडर टू अ कस्टमर, गुड्स गिवन बाय ट्रेडर टू अ कस्टमर ऑन कैश और ऑन क्रेडिट। उसने बोला भाई मैं बाद में दे दूंगा, हमने बोला कोई बात नहीं, तू जान पहचान वाला है, दे देना। तो जब मैं ये कर रहा हूं तो इसे क्या बोला जाता है, सेल्स बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया परचेज और सेल्स क्या होता है। भाई परचेज का मतलब है गुड्स रिसीव्ड, सेल का मतलब है गुड्स गिवन। गुड्स रिसीव्ड बाय ट्रेडर ऑन कैश और ऑन क्रेडिट, गुड्स गिवन बाय ट्रेडर ऑन कैश और ऑन क्रेडिट टू अ कस्टमर। इसकी डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में जो दी हुई है वो इन लोगों ने ऐसी दी है, बिजनेसमैन डज द बिजनेस ऑफ गुड्स, बिजनेसमैन डज द बिजनेस ऑफ गुड्स, मतलब जो मेरा मोबाइल का दुकान था वो, परचेज ऑफ सच गुड्स इज नोन एज परचेज। तो इन लोगों ने भी परचेज की डेफिनेशन में परचेज डाल ही दिया। तो अब ये भी लिख सकते हो और जो मैंने आगे बताई वो भी लिख सकते। आगे जो बताई वो टेक्निकली बहुत साफ थी। दूसरी एक चीज मैं आप लोग को बात कर देता हूँ, देखो जब हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो मैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ। बहुत सारी बार ऐसा होगा जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, 99% ऐसी चांस नहीं है, पर 1% चांस में ऐसा हो सकता है आपके स्कूल के टीचर कुछ और बोल रहे हैं, आप बोलो सर हमने तो यहाँ पे ये देखा हुआ है और स्कूल के टीचर कुछ और बोल रहे हैं, तो क्या करें। देखो 11th के अंदर आपको मार्क्स कहाँ से आने वाले हैं, स्कूल टीचर के पास से आने वाले हैं। तो स्कूल टीचर जो बोले वो सही, मैं जो बोलूँ हो सकता है वो गलत। क्लियर, अभी के लिए कोई मगजमारी नहीं। 11th के अंदर कोई ईगो प्रॉब्लम मत क्रिएट करना अपने टीचर्स के साथ, क्योंकि आप भी 10th से आए हो, आपको ऐसा लग रहा है नहीं मैं सही हूँ वो सही, उनका पर्सपेक्टिव भी सही हो सकता है आप जो समझ रहे हो, जो मैं बताना चाहता हूँ वो कुछ आप गलत तरीके से समझ रहे हो, इसलिए आपको लग रहा है कि भाई उदयन सर ऐसा बोल रहे हो और टीचर अलग बोल रहे हैं, कुछ पर्सपेक्टिव का चक्कर होता है। तो ईगो प्रॉब्लम मत क्रिएट करना, हो सके तो एक सिंपल सी बात काम कर लेना। मैं आप लोग को बहुत ईजी वे में बता रहा हूँ, एक काम जो बहुत आपको कर लेना वो ये कि जो स्कूल टीचर बोले वो सही। चलो
और 12th के अंदर जो मैं बोलूँ वैसा कर लेना, बोर्ड के अंदर 110% मार्क्स आएंगे, उसकी मैं गारंटी देता हूँ। क्लियर, डन। तो अभी ये थोड़ा मैच्योरिटी से हम लोग को काम करना है। ओके, सेल्स का मतलब क्या है? द बिजनेसमैन डज द बिजनेस ऑफ गुड्स, ये लाइन कॉमन रही। सेल ऑफ सच गुड्स इज नोन एज सेल्स। तो क्या परचेज हो गया, सेल्स हो गया। अब ये दोनों चीजें मैंने बोली हुई थी कैसे होती है, ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी बात के अंदर बोली थी, आइदर वो ऑन कैश हो सकता है, आइदर ऑन क्रेडिट हो सकता है। मुझे ये बताओ कितने लोग ये मानते हैं कि बिजनेस के अंदर जो गुड्स, जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो कैश से होते होंगे या क्रेडिट से होते हैं? ज्यादातर किससे होता होगा? परसेंटेज क्या होगा कैश का और क्रेडिट का? फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ, क्या लगता है आपको कैश का कितना ट्रांजैक्शन होता होगा बिजनेस के अंदर और क्रेडिट का कितना होता होगा? यस। अब आपने जो बोला हुआ ना वो वहां पे मैं बताना चाहता हूं 90 to 95% बिजनेस जो होता है ना वो क्रेडिट पे होता है, कैश पे नहीं होता है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? चलो मैं सिंपल सी बात के अंदर समझाता हूँ। मैं सिंपल सी बात के अंदर ये समझाता हूँ। मान लो मैं ना एक यहाँ पे सिटी है और ये एक एरिया है जो सिटी से बहुत दूर है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये एरिया में अपनी दुकान डाली हुई है। अब मैं ना सिटी में जाता हूँ, सिटी के अंदर एक बाइक के पास गया, मुझे खरीदनी ये पेन। पेन कितने रुपए की है? 20 रुपए की है, और मेरे जेब में 30 रुपए। मैं ये सिटी में गया और सिटी में जाके उसे बोला भाई मुझे एक पेन दो, तो उसने मुझे पेन दे दी, 20 रुपए मैंने उसे दे दिया। तो अब मेरे जेब में पेन है और 10 रुपए है। अब मैं वापस से अपने दुकान में गए और वो एरिया के अंदर मैंने जाके दुकान के अंदर पेन रखी। कोई कस्टमर आया, बोला पेन कितने? मैंने बोला 30 रुपए की। ले लो 30 रुपए। तो अब मेरे पास 10 रुपए थे, 30 रुपए और आ गए, तो अब मेरे पास 40 रुपीज़ है। वापस से मैं सिटी गया, सिटी जाके मैं 2 पेन लेके आया। 2 पेन लेके अब मेरे जेब में 0 रुपए। अब मैं वही 2 पेन लेके कहाँ पे गया? वापस से अपने एरिया में गया, बेचा, और वो दोनों पेन के मुझे आ गए 60 रुपीज़, 30 रुपीज़। तो अब मेरे जेब में आ गए 60। अब मैं वापस से गया सिटी में। अब मैं कितनी पेन खरीद? 3 पेन खरीद सकता हूँ। मैं 3 पेन खरीदी और मेरा हो गया 0 बैलेंस। और ये तीनों पेन लेके मैं अपने एरिया में आ गया, और ये तीनों पेन मैंने क्या कर दी? बेच दी। किसे बेच दी? उस बंदे को बेच दी जो भी कोई दुकान में आया। तो अब मेरे पास आ गए 90 रुपीज़ वापस। अब मुझे ये बोलो, ये करते करते मैं मुकेश अंबानी को कब पास करूँगा? आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो भाई, आप तो ये जन्म क्या 3-4 जन्म तक मुकेश अंबानी तक नहीं पहुंच सकते। सिंपल सी बात है, ये 10-10 रुपए कैसे करूँ? उससे अच्छा मैं एक और काम कर सकता हूँ। मैं जाता हूँ दुकानदार के पास। भाई दुकानदार जो सिटी में थे वहाँ पे गया, और वहाँ पे जाके मैंने बोला सेठ जी मुझे 100 पेन चाहिए। उन्होंने बोला क्या चाहिए? 100 पेन। मैंने बोला हाँ 100 पेन चाहिए मुझे। बोला ठीक है 100 पेन मैं आपको दे दूँ। तो भाई उसने बोला छोटू लाओ सेठ जी के लिए 100 पेन। 100 पेन आ गए मेरे पास। अब 100 पेन 20 रुपए की। बोला 2000 रुपये दो। मैंने बोला रुपए तो नहीं है मेरे पास। उन्होंने बोला क्या सुबह सुबह आ जाते हो, क्या कुछ फूक के आए हो, कुछ हो चुका है तुम्हें? भाई पैसे नहीं है तो आए क्यों मेरे इस दुकान पे? मैंने बोला सेठ जी धंधा करना चाहता हूँ, आप मुझे पेन दो, मैं आपको 10 दिन में पैसा दे दूंगा। सेठ जी ने बोला भाई हम ऐसा कुछ काम नहीं करते, कोई जान पहचान है, कोई रिश्तेदारी है हमारे बीच में? मैंने बोला नहीं। तो जाओ निकलो यहाँ से। मैंने बोला सेठ जी भरोसा रखो, आप इतने बड़े सेठ हो, आपके पास 2000 रुपये की कमी नहीं होगी अगर मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ तो, पर मुझे अगर आप मौका दोगे तो मैं हो सकता है उस मौके पे चौका लगा सकता हूँ। भाई मुझे ये एक मौका चाहिए। इन्होंने बोला भाई अगर तू पैसा ना दे तो मुझे क्या कर? मैंने बोला देखो आप तो इतने बड़े सेठ जी हो, आपको सारी दुकानदार जानते होंगे, आपके वहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ है, मेरा चेहरा कैप्चर हो चुका है। आप ऐसा करना, अगर 10 दिन के बाद पैसा ना दूँ तो पूरे इलाके के अंदर जितने भी स्टेशनरी होलसेल डीलर है उसके अंदर मेरा चेहरा भेज देना, व्हाट्सएप कर देना, बोलना ये बंदा अगर आए तो इससे कभी भी कोई माल मत देना, ये चूना लगाता है। उन्होंने बोला ठीक है चलो ये तो कर लूँगा, पर तू आएगा तो 10 दिन के बाद? मैंने बोला हाँ मैं आ जाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं दे देता हूँ, पर उन्होंने मुझे बात भी बोली कि भाई तू ध्यान रखना, अगर 10वें दिन तक तू पैसा ना दे पाए तो मैं तुझे अच्छी एडवाइस देता हूँ। मैंने बोला बताइए क्या एडवाइस दे? तू ये एरिया में मत दिखाई देना जो हमारा होलसेल वाला एरिया है। मैंने बोला क्यों? क्योंकि जैसे ही तू मुझे दिखाई देगा मेरा खून खोल उठेगा और मैं तेरे हाथ पैर जो है ना वो तोड़ डालूंगा। मैंने बोला ओके डराओ मत, धमकाओ मत, भाई मैं कर लूंगा, कुछ ना कुछ आपको 10 दिन के अंदर पैसा दे दूंगा। अब मैं ये सारी की सारी 100 पेन्स लेके कहाँ पे पहुंच गया? मैं पहुंच गया
अपने एरिया के अंदर, और मैंने पेन रख दी भाई, फटाफट लोग खरीदने लगे। अब 100 पेन थी 30-30 रुपए की बेचनी, मेरे आ गए 3000 रुपये जेब में। जैसे ही 3000 आ गए, मैं चला गया वापस से वो सेठ जी के पास, और सेठ जी को जाके मैंने बोला कि ओके हाँ ये पेन ले लो, और मेरे जो पैसा है ये आपका 2000 रुपये था, मैंने 3000 कमाए थे, उसको तो नहीं बोलना था, पर मैंने 2000 दे दिए 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर मैंने क्या दे दिए, तो मैंने सेठ जी को 2000 रुपये दे दिए, सारा काम खत्म हो गया। और एक ही टाइम पे मुझे कितने रुपए मिल गए, 1000 रुपये। तो ये तो ज़्यादा बेहतर हुआ ना। तो इसको बोला जाता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। वेन एवर यू आर डिफरिंग योर पेमेंट, मतलब आप पेमेंट बाद में कर रहे हो, उसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोला जाता है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सी बात है, 2 तरीके से परचेज हो, एक पैसा दे के मैंने बताया, या तो फिर उसे बोला मैं 10 दिन के बाद दे दूंगा। सेल्स भी 2 तरीके से हो सकती है, जहाँ पे मैं गुड्स बेचूं और वो पैसा तुरंत आ जाए, या तो फिर जैसे मैंने वो सेठ जी को टोपी पहनाई थी, सुनना मेरी बात को, मैंने वो सेठ जी को टोपी पहनाई थी, वैसे मुझे भी तो कोई बंदा टोपी पहना सकता है। वो बोल सकता है भाई मैं आपको 100 पेन एक साथ खरीद लूंगा, पर मैं आपको पैसा जो है ना वो 5 दिन के बाद दूंगा। मैंने बोला ठीक है भाई 5 दिन के बाद दे देना, क्योंकि मुझे वहाँ पे 10 दिन के बाद पैसा आया। पर मैंने उसे बोला भाई मैं तुझे है ना तू पक्का पैसा देगा, उसने बोला पक्का दे दूँ। मैं चल तो मैं तुझे एक एडवाइस देता हूँ भाई। उसने बोला हाँ बताओ क्या एडवाइस है भाई। अगर देख ले 5 दिन के बाद अगर तू पैसा ना दे पाए तो ध्यान रखियो भाई मेरे सामने मत आ जाना। उसने बोला क्यों? मैं अगर मेरे सामने आएगा तो मेरा खून खौल उठेगा और मैं तेरे हाथ पैर तोड़ डालूंगा। उसने बोला अरे डरा क्यों रहे? मैंने बोला बस बता रहा हूँ मैं तुझे कि हमारी भी अंदर से फटी हुई थी कि अगर वो पैसा नहीं देगा तो हम 10 दिन के बाद क्यों देंगे। तो अगर मेरे हाथ पैर टूटने वाले तो उसके भी पहले तोड़ दे, तो क्या है हिसाब बराबर हो जाना चाहिए, तो वो चीज़ हो जाती है। तो यहाँ तक क्लियर है? ये क्लियर हो गया हमारा टॉपिक कि क्रेडिट में परचेज भी होता है, क्रेडिट में सेल्स भी होता है। जिस बंदे के पास से आप क्रेडिट में परचेज करते हो उस बंदे को बोला जाता है क्रेडिटर। उस बंदे को क्या बोला जाता है? क्रेडिटर। बराबर समझ में आया? तो जिसके पास से आपने क्रेडिट में परचेज किया वो क्रेडिटर। तो जिस बंदे ने आपको टोपी पहनाई थी 5 दिन के बाद, वो बंदा बन जाता है डेटर। वो बंदा क्या बन जाता है? डेटर। इसे डेप्टर नहीं बोला जाता, इसे डेटर बोला जाता है। तो अब हमारे लिए पिक्चर क्लियर हो रहा है। ओके सर, ओनर जो है वो 3 चीजें लेके आ सकता है, कैश, गुड्स और एसेट। कैश, गुड्स और एसेट के बीच में क्या डिफरेंस है वो पता चला। गुड्स के अंदर परचेज भी हो सकता है, सेल्स भी हो सकता है। परचेज क्या हो सकता है? तो वो कैश में भी हो सकता है, सेल्स में भी, कैश और क्रेडिट में हो सकता है। सेल्स भी कैश और क्रेडिट में हो सकता है। उसके बाद पता है जिसके पास से आपने क्रेडिट में परचेज किया वो कौन बन जाता है? क्रेडिटर। जिसको आपने क्रेडिट में सेल्स किया वो कौन बन जाता है? डेटर। यहाँ तक क्लियर? वेरी गुड। चलो फिर उसके बाद अब मैं बात समझा रहा हूँ। देयर आर अनदर टर्म्स जिसे हम लोग बोलते हैं पेएबल, और फिर हम लोग बोलते हैं रिसीवेबल। पेएबल मतलब है जिसको पैसा देना है उससे बोला जाता है पेएबल। एक तो मुझे वो सेठ जी को पैसा देना है जिसका मैंने नाम रख दिया क्रेडिटर, तो उसको मुझे पैसा देना होगा तो वो मेरा बन जाता है क्रेडिटर। बिल पेएबल क्या होता है अभी के लिए मैं नहीं समझा रहा हूँ, कुछ आगे जाके मैं समझाऊंगा। कुछ टर्म्स ऐसी होंगी कि अभी मैं समझा भी दूँ तो वो ऊपर से जाएगी, तो मैं ट्राई वो करता हूँ कि थोड़ा बहुत आप समझ लो, थोड़ा आपकी मैच्योरिटी लेवल आ जाए उस समझने को। तो अभी के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं बिल पेएबल, जिसको पैसा देना है। अभी के लिए इतना याद रखते हैं, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन में बाद में जाता है। फिर उसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मान लो मेरे वहाँ पे 5 एम्प्लॉय काम करते हैं भाई, मैंने आज जो है ना सैलरी दे दी। अब मैंने आज सैलरी दे दी तो हुआ क्या, 5 में से 4 जन प्रेजेंट थे, एक बंदा कुछ बीमार था इसलिए वो नहीं आया था, तो उसको सैलरी भी तो देना बाकी है। तो आज नहीं तो कल वो जब आएगा तब मुझे देने तो पड़ेंगे उस चीज़ को, तो उससे बोला जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और यहाँ तो फिर हो सकता है कोई भाई साहब जो है उन्होंने मुझे एक साथ 3-4 साल का पैसा दे दिया, भाई मेरे बेटे को है ना आप ऐसा करो 11th और 12th दोनों की फीस ले लो। मैं नहीं आप अभी 11th की दो 12th की मत दो। तो उन्होंने बोला नहीं आप रख लो। अब मेरे लिए एक टेंशन वाली बात है, अब मुझे उसे पैसा पे नहीं करना है वापस, पैसा तो आ चुका है, पर मुझे उसे सर्विस के थ्रू से वो पेमेंट का जो भी पेमेंट आया था उसको मुझे वो सर्विस तो देनी पड़ेगी। तो ये भी मेरा एक क्या बन जाता है, टेंशन बन जाता है। इसे पेएबल के अंदर डाल दिया जाता है। इसे क्या रहा है, पेएबल। पेएबल मतलब हर वक्त पैसा देना नहीं होता, सामने सर्विस रेंडर करने को भी पेएबल हो। तो पेएबल कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स। कौन कौन सी? क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीवेबल जो होते हैं जहां से पैसे लेने, डेटर 5 दिन के अंदर पैसा दे देना,
बिल्स रिसीवेबल, मान लो वैसा ही कुछ होता है जहां पे पैसा आ रहा है। आउटस्टैंडिंग इनकम, भाई मान लो किसी के पास से पैसा लेना, मेरे पास 2 दुकान है, एक दुकान मैंने भाड़े पे दे के रखी है, भाड़ा लेना बाकी है तो वो आउटस्टैंडिंग इनकम बन गई। भाई अगर मान लो मैंने किसी को एडवांस में 10 साल का पैसा दे दिया, 5 साल का पैसा दे दिया, तो अब मैं चेन की राहत देखूंगा। मैंने बोला अब मुझे वो 5 साल तक के अगर मैंने पैसे दे दिए तो मैं बोलूँगा 5 साल तक उस बंदे को मुझे सर्विस तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैंने पैसा एक साथ दे दिया है, तो अब मैं खुश हूँ। तो इससे बोला जाए एक्सपेंस पेड इन एडवांस। क्लियर है? तो पेएबल क्या होता है, रिसीवेबल क्या होता है, वो समझ गए। तो पेएबल के अंदर 4 चीज़ें आ जाती हैं, इन सबका टोटल कर दो तो वो पेएबल, कि आपको किन किन लोगों को, जितने लोगों को बाहर पैसा देना वो पेएबल, जिन लोगों से आपको पैसा लेना है वो बन जाता है रिसीवेबल। इजी। चलो अब कहानी में ट्विस्ट ये लाते हैं कि ये जो लोग हैं, मैंने अभी बताया आपको, ये जो 4 लोग हैं वो बन जाते हैं आपके पेएबल, और द टोटल अमाउंट पेएबल बिकम्स योर लायबिलिटी। टोटल अमाउंट पेएबल बिकम्स योर लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या है, जिन जिन लोगों को आपको पैसा देना है, जिसका दिमाग पे आपको है टेंशन, भाई वो टेंशन जो है, जो पैसा देना है या तो सर्विस देनी है, कुछ भी करना है, उसको बोला जाता है लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटी जो होती है उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ रिलेशन। एक हो सकती है इंटरनल लायबिलिटी, एक कौन सी हो सकती है, इंटरनल लायबिलिटी। नाउ व्हाट डज इंटरनल लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी जो बिजनेस के अंदर के लोग हैं वहां से आई। अब तो सर ऐसे कैसे हो सकता है, उसको थोड़ा पैसा देना है। मान लो मुझे ना एक ऑफिस खरीदनी है, एक स्टूडियो बनाना है बहुत अच्छा था, और वो स्टूडियो का खर्चा जो आ रहा है वो आ गया 40 लाख रुपीस। भाई एक ऑफिस आ जाएगी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, 40-50 लाख का खर्चा है, मान के चलते 50 लाख है, राउंड फिगर अच्छी लगती है, 50 लाख है। अब मैंने क्या किया, मैंने पापा को बोला भाई ये मेरा आइडिया है। पापा ने बोला देखो वेरी गुड, अच्छा, ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ो। मैंने बोला पापा आगे तो मैं बढ़ जाऊंगा, कुछ पैसा वैसा दो। मैंने आइडिया पैसे के लिए बताया था। पापा मैं भाई देखो मेरे पास जो सेविंग है वो है कुछ 15 लाख रुपए है, मैं 15 दे सकता हूँ। मैंने बोला ठीक है पापा आप 15 लाख रुपए दे दो, भाई मुझे 15 लाख की ज़रूरत है। तो पापा ने बोला ठीक है मैं 15 लाख देता। तो 15 लाख मेरे पास आया और मैं यहाँ पे ये स्टूडियो के अंदर वो 15 लाख रुपए लेके आ गया। अब मुझे तो चाहिए थे 50 लाख, 15 हो चुके तो 35 लाख और बाकी रहे। तो अब मैंने सोचा क्यों ना मैं बैंक वालों से कर्जा ले लूँ, लोन ले लूँ। तो जब मैंने बैंक वालों से बात की, बैंक वालों ने बोला भाई देखना पड़ेगा, सब कुछ है, आप कैसा पढ़ाते हो क्या है। मैंने बोला भैया मेरी यूट्यूब चैनल है, लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला यार अभी तो इतने लोग हैं। मैंने बोला हाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग देखते वीडियो ज़रूर है पर सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे पता है आप लोग वैसे नहीं हो, आप सब्सक्राइब कर दोगे तो सब्सक्राइब कर दो, तो क्या बैंक वाले अच्छी तरीके से लोन दे दें मुझे, भाई लगे कि हाँ ये कोई बड़ी हस्ती आई हुई है। चलो तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि बैंक वाले के पास गया मैं, 35 लाख रुपीज़ उन लोग बोला कि हाँ ठीक है दे देता। तो अब मेरे पास लायबिलिटी है, 2 तरह की लायबिलिटी। भाई पहली लायबिलिटी इंटरनल जो ओनर के प्रति है, ये बिजनेस के व्यू पॉइंट से भी सोचना। बिजनेस उसे अच्छा घर से ओनर कितना लेके आया था 15 लाख, तो आज नहीं तो कल मुझे 15, पर जल्दबाजी नहीं है, दे दूंगा कभी ना कभी। और बैंक वाला उसे हर महीने देना पड़ेगा, अगर मैं उसे पैसा नहीं देता हूं तो हो सकता है वो सील लगा दे, ऑफिस को बंद कर दे, मुझे लात मार के निकाल। पर मेरे बापूजी लात तो नहीं मारेंगे अनलेस एंड अनटिल मैं कुछ ऐसा गलत काम ना कर दूं। तो ये चीज हो जाती है। यहाँ पे जो हमने समझा वो लायबिलिटी के बेसिस समझे, 2 तरीके ऑन द बेसिस, इंटरनल और दूसरा हो जाता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल आउटसाइडर के लिए होता है। द लास्ट पार्ट ऑफ द लायबिलिटी ऑन द बेस ऑफ टाइम। मान लो आप किधर गए, भाई आप स्कूल गए थे, स्कूल से छूटने के बाद आपको लगी बहुत तेज की भूख। अब भूख लगी थी तो आपने क्या किया, आपने सोचा भाई ऐसा कर देते, बाहर जाते एक मस्त वड़ा पाव खाते हैं। भाई वड़ा पाव खाते हैं। अब वड़ा पाव की दुकान तक पहुंच गए, आपको 2-3 दोस्त भी थे वहां पे जो स्कूल से जस्ट छूटे थे। और वड़ा पाव के वहां पे जाके आपने देखा अरे यार पैसा तो नहीं है मेरे पास, क्या करूं। आपने सोचा कोई बात नहीं मैं भूखा ही रहूंगा, अब घर पे जाके कुछ ना कुछ खा। उसी टाइम पे आपका दोस्त जाता है वहां से, तो आपने दोस्त ने बोला क्या हुआ क्या तू, तो आपने बोला यार क्या करूँ यार ट्रेजेडी होगी मेरे साथ। तो क्या हुआ, यार पैसा नहीं है, भूख बहुत लगी थी और मुझे क्या करना था, वड़ा पाव खाना था। अच्छा ऐसा है, भूख लगी थी, कोई बात नहीं मैं पैसा दे देता हूँ यार, 50 रुपये मैं दे देता हूँ। तो ठीक है 50 रुपये मिले, वड़ा पाव खा लिया। मुझे ये बताओ ये 50 रुपये कब दोगे। आप बोलोगे सर नेक्स्ट डे दे देंगे स्कूल के अंदर। मान लो नेक्स्ट डे वो बच्चा एब्सेंट हुआ तो सर उसके बाद दे देंगे, और उसके बाद उसे कोविड हो गया तो अरे सर उसके बाद जब वो रिकवर होगा तब दे देंगे। मतलब आप दे तो दोगे,
जो दे दोगे इन लेस देन 1 ईयर। भाई 1 साल के अंदर तो दे ही दोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलोगे हाँ सर पक्का, ऐसा तो नहीं करोगे 20-30 साल के बाद दोगे। भाई बुढ़ापे के अंदर जाके उसे बोलोगे याद आया मैं कौन जिसने 50 रुपए लिए थे तेरे से, ऐसा तो नहीं करोगे, तुरंत ही दे दोगे। तो ये इसे बोला जाता है करंट लायबिलिटी। इसे क्या बोला जाता है? करंट लायबिलिटी, जो 1 साल के अंदर आप पे ऑफ करने वाले हो। और कुछ लायबिलिटी ऐसी होती है जिसको आप पे ऑफ करते हो मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर के अंदर, तो उससे आप बोलते हो नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे कि बैंक की लोन, बैंक की लोन 1 साल में तो नहीं खत्म होती, बैंक की लोन चलेगी 10 साल, 15 साल, 7 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। क्लियर है? तो ये चीज़ हमने पढ़ी लायबिलिटी के बारे में। तो आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा। गुड्स क्या होता है, गुड्स और एसेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, परचेज क्या होता है, सेल्स क्या होता है, क्रेडिट परचेज, कैश परचेज, क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, उसके बारे में पढ़ा। जिससे क्रेडिट में परचेज करते हो उससे क्रेडिटर, जिसको क्रेडिट में सेल करते हो उससे डेटर। उसके अलावा हमने रिसीवेबल पढ़ा, पेएबल पढ़ा, और साथ साथ के अंदर हमने लायबिलिटी के टाइप्स भी पढ़ ली। तो हमने बहुत अच्छी सी टर्म्स कर लिए। अब ये सारी जो नोट्स है वो हमने UKIC ऑनलाइन पोर्टल पे रखी हुई है। उसका पूरे कोर्स के बारे में मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बताया। वेबसाइट से जाओ तो कोर्स की लिंक दे दी है, और अगर आप ऐप से करना चाहते हो तो वहाँ पे क्लिक करो। ऐप का अगर आपके अंदर UKIC ऑनलाइन ऐप ओपन है तो डायरेक्टली वो ऐप में लेके जाएगा। अगर नहीं है तो प्ले स्टोर में जाओगे, प्ले स्टोर में जाके ऐप को डाउनलोड कर लेना। फिर ये लिंक को वापस से क्लिक करोगे तो वो ऐप के अंदर वो डायरेक्ट कोर्स के अंदर ले गया है। ये कोर्स आप डायरेक्टली साइन अप हो जाओ। इस कोर्स के लिए आप अपना रजिस्टर करवा लो, और रजिस्टर करवाने के बाद ये फ्री ऑफ कोर्स है, तो वहाँ पे सारी नोट्स एक साथ मिल जाएगी। ये एक साथ नोट्स इसलिए होती है, वो बहुत काम आती है एग्जाम के वक्त, तो आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। और एक साथ सारी चीज़ें तो आपको जब भी रिवाइज करना हो तो वहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। और मैंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ पे अकाउंट्स, इको, BA या तो OC जो भी बोल रहे हो, स्टैटिस्टिक्स, उन सब की नोट्स रखी हुई है, क्वेश्चन बैंक रखे हुए हैं, टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस डाले हुए, तो आपको किधर भी दिक्कत ना आ जाए। एग्जाम के अंदर आप अच्छा स्कोर कर पाओ, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर कर पाओ, और ये सारी चीज़ें हमने फ्री रखी हुई है। द ओनली रीज़न इज कि आप अच्छी तरीके से पढ़ पाओ। पढ़ाई के लिए बहाने बनाना जो है ना, वो 100 बहाने होते हैं ना पढ़ने के लिए, पर करने के लिए एक ही चीज़ होती है कि मुझे करना है। और अगर आपको करना है तो हम आपके साथ हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए आओ जो। क्या बोल रहे हो बच्चे? YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे। फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।